हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा वैकेडी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का चैप्टर 6, जिसका नाम है आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स। और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना रहेंगे 2024-25 के लिए, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आज इस वीडियो के माध्यम से अपन कंप्लीट करेंगे। और ये आपके जो क्वेश्चंस आज जो आपको जो कराए जाएंगे, आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 2024-25 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपके आने की भरपूर संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके 2024-25 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग। और आपको एक जानकारी और देनी थी, इस चैनल पर आपके हमारे पे इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12th के लिए जितने भी आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना होने वाले हैं 2024-25 के लिए, सभी आपको कराए जाएंगे इस चैनल पर। आपको तो जुड़े रहिए आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ में, इंग्लिश अड्डा है केडी सर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में ना। और जितने भी आपको चैप्टर्स है ना कराए जाएंगे, आपकी ग्रामर चैप्टर्स हो चाहे आपकी समरी वगैरह हो, सब आपको इसी चैनल पर देखने को ना मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, इंग्लिश अड्डा है केडी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स क्लास 12th। इसके जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आज इनको अपन इस वीडियो के माध्यम से ना कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएट्स एंड पैनकेक्स के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज इनको अपन कंप्लीट करेंगे। ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है। यदि आपको अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल का नहीं पता तो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश अड्डा केडी सर। और जितने भी जो छात्र हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल पर, है ना। और अगर अपन डायरेक्ट इस लिंक पर अपन क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अपने चैनल पर ना पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यदि किसी भी छात्र को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8602562790, इस पर हमें मैसेज या कांटेक्ट ना कर सकते हैं। क्लियर बात है तक? चलिए लेसन 6 चैप्टर 6 फ्लेमिंगो का पोएट्स एंड पैनकेक्स। देखिए इस जगह पर पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये आपका लेसन 6 है, आपका फ्लेमिंगो की चैप्टर 6 है आपका, जिसे लिखा गया है अशोकामित्रन के द्वारा। और अशोकामित्रन का जो जन्म है आपका 1931 में होता है और 2017 में उनकी ना मृत्यु हो जाती है। आपसे ये क्वेश्चन है ना, ओडी टाइप क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं आपसे किसी भी प्रकार से ना, कि अशोकामित्रन का जन्म कब हुआ था। तो आप बता देना इस जगह पे 1931 में इनका जन्म होता है। इनकी डेथ, मृत्यु ना कब होती है, तो 2017 में इनकी ना मृत्यु होती है। क्लियर बता तक? तो पोएट्स एंड पैनकेक्स, पोएट्स का इस जगह पे, पोएट्स का मीन्स होता है इस जगह पे ना लेखक। पोएट्स का मीन्स का इस जगह पे लेखक। एंड का मीन्स होता है आपका और। पैनकेक्स का है ना एक ब्रांड का नाम है आपका। पैनकेक्स का है ना ये नेम ऑफ ब्रांड। ये क्या है ना, जो भी आपके जिस भी प्रकार से आपके जो मेकअप कंपनी के जो ब्रांड रहते हैं उनमें से एक नाम आपका पैनकेक्स है, ठीक है क्या। तो पैनकेक क्या है, एक ब्रांड का ना नाम है, एक ब्रांड नेम है। ये बात क्लियर आता है? ठीक है। तो लेखक और एक जो ब्रांड नेम है उसका नाम क्या है ना, पैनकेक्स। इसके लिखा किसने गया बेटा, अशोकामित्रन के द्वारा लिखा गया। 1931 में इनकी जन्म होता है और 2017 में इनकी ना डेथ हो जाती है। पहले अपन बात करेंगे ना अबाउट दी ऑथर। सबसे पहले हम बात करें अबाउट दी ऑथर। लेखक कौन है आपके ना, लेखक है आपके ना अशोकामित्रन जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अबाउट का मीन्स होता है के बारे में, अबाउट दी ऑथर है लेखक के बारे में। सबसे पहले अपन लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक है ना, इस चैप्टर का नाम है ना ये क्यों दिया गया, इस चैप्टर के बारे में कुछ विशेष स्पेशल जो चीज रहती है इसके बारे में ये अपन को इस जगह पर ना जानकारी ना हो जाएगी। इस जगह पर देखिए, अशोकामित्रन 1931 2017। 1931 में क्या होता है ना, इनकी बॉर्न यानी जन्म होते हैं। डेथ यानी कि मृत्यु कब होती है इनकी ना, 2017 में इनकी ना मृत्यु हो जाती है। ये तमिल राइटर है। ये जो आपको जो अशोकामित्रन वो कौन है आपके, एक तमिल राइटर है। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो, और बताते हैं हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस। माई ईयर्स विथ बॉस नाम की इन्होंने एक किताब है ना लिखी थी। उसमें इस किताब में ना अपने जीवन के बारे में बताते हैं, जो भी इन्होंने बेटे ना बताया हुआ था जेमिनी स्टूडियो के अंदर। इस किताब के माध्यम से ये लोग ना बताते हैं। विच टॉक्स है ना जो बताती है ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। जो कि इस के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से जो भी इंडिया में
जो भी सिचुएशन है ना रही थी, इसके हिसाब से ना जो भी है ना आपकी मूवीज के बारे में, मूवीज की जो भी सिचुएशन रही थी उनके बारे में हर तरीके के आपके ना बारे में ना बताते हैं। ऑफ लाइफ इन इंडिया, तो इंडिया में जिस भी तरीके से आपकी जो फिल्म मेकिंग है ना बनाई जाती है, उसके जितने भी जो तरीके रहते हैं इसके बारे में ना बताए गए इसके किताब के माध्यम से। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई। ये जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे लोकेट करती है आपको ना, कहाँ पे स्थित है, आपको चेन्नई में स्थित है। क्लियर बात आता है। वाज सेटअप इन इंडिया इन 1940। इसको जो सेटअप फर्स्ट टाइम सेटअप जो किया गया था 1940 में, इसको सेटअप ना किया गया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है आपसे इस जगह पे ना, कि आपकी जो जेमिनी स्टूडियो इस जगह पे, जेमिनी स्टूडियो कहाँ पर लोकेटेड है, तो चेन्नई में स्थित है ये। वाज सेटअप इन 1940, और ये कहाँ पे सेटअप है, चेन्नई में सेटअप है। 1940 में इसको पहली बार सेटअप ना किया गया था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। ये इंडिया में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो मूवीज़ वगैरह जो थी उनमें से एक इसको ना माना जाता है, जेमिनी स्टूडियो को। ऑफ इंडिया वन इंडिया में इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, यानी इंडियन में जिस भी प्रकार से फिल्म मेकिंग वगैरह बनाई जाती थी उनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको ना नाम दिया गया था जेमिनी स्टूडियो को। इट्स फाउंडर वाज एस एस बोसन। इसके जो फाउंडर कौन थे आपके ना, एस एस बोसन थे। यानी जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे आपके ना, एस एस बोसन जी थे। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्र ने, इसमें जो अशोका मित्रन क्या काम करते थे, द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में जो उनकी जो ड्यूटी थी वाज कट आउट, वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर, एंड न्यूज़पेपर को काटने का इनका काम था। क्लिपिंग और ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी भी विषय के जितने भी जो आपके के विषय के ना इनकी जो वेराइटी वगैरह जो होती थी उनकी आपको क्लिपिंग काट काट के इनको रखने की ना जिम्मेदारी थी इनकी। ऑफ अ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उनको ना फाइल्स में ना स्टोर करने की इनकी ना जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो न्यूज पेपर में काटना और इनके स्टोर में ना रखने की ना जिम्मेदारी इनकी थी, फाइल्स में रखने की जिम्मेदारी इनकी थी। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटर्न और आउट बाई हैंड। इन्होंने बहुत सारी चीजें ना आउट बाई हैंड है ना, हैंड यानी हाथ से ना लिखा हुआ है इन्होंने। ऑल दो हालांकि ही performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini studio। देखिए, ये भले ही है ना इनसिग्निफिकेंट है ना, फंक्शन में ये कार्यरत है ना रहे हैं, किसी भी महत्वपूर्ण कामों में इन्होंने काम है ना नहीं किया हुआ है, महत्वपूर्ण चीज़ में इन्होंने काम भले ही ना किया हो, लेकिन ये जेमिनी स्टूडियो के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड है ना, सबसे ज़्यादा जानकार थे ऑफ ऑल द मेंबर्स, जितने भी जो वहाँ पे जो मेंबर्स वगैरह जो थे उन सब में सबसे अच्छे ना जानकार ना थे ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो में। द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम हिज बुक माई यस विद बॉस। और ये जो आपको जो चैप्टर जो लिया गया बेटा, आपको कहाँ से लिया गया, आपका माई यस विद बॉस से ना लिया गया। क्लियर बात है तक। यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि जो अशोकामित्र क्या काम करते थे इस जगह पे, तो और ये इनका क्या काम था, किस तरीके से ये इसके बारे में बताते हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आपका माई ईयर्स विद बॉस। माई ईयर्स विद बॉस के माध्यम से ये इस टॉपिक में ना कुछ ना बताते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इसके आगे ना की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स देखिए आप। की पॉइंट्स क्या है इस जगह पे, अशोकामित्र वाज बोर्न, यानी अशोकामित्र का जन्म होता है 1931 में। कब होता है इनका जन्म, 1931 में जन्म होता है। एंड ही इज डाइड इन 2017, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है ना, 2017 में इनकी मृत्यु ना हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा पॉइंट देखिए, अशोकामित्र वाज अ तमिल राइटर। ये कौन थे आपके ना, तमिल भाषा के ना राइटर थे। तीसरा पॉइंट देखिए, ही वर्क्स, ये काम करते थे इन अ जेमिनी स्टूडियो। ये जेमिनी स्टूडियो में ना क्या काम करते थे, क्या काम करते थे, ही वर्क्स वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ये वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग, यानी ये न्यूज़पेपर को क्लिपिंग को अलग अलग कर रखे ना काटने का काम करते थे। एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उनको ना फाइल्स में रखने का भी इनका है ना काम था। ठीक है, ये काम क्या करते थे। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, यानी जो जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे है स्थित है आपके ना, चेन्नई में स्थित है। एंड सेट अप इन 1940, और इसको पहली बार कब सेटअप किया गया था, 1940 में इसको ना सेटअप किया गया था। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो लुक्स लाइक अ हेयर सैलून। ये अभी किस तरह से दिखाई देती है आपको ना, एक है ना आपकी लुक्स लाइक अ हेयर सैलून, ये एक हेयर सैलून की तरह ना दिखाई देती है। यानी ये जो आपकी जेमिनी स्टूडियो है आपकी लुक्स लाइक अ हेयर सैलून, ये एक हेयर सैलून की तरह दिखाई देती है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको।
द बॉस एंड ऑनर, यानी इसका जो बॉस और जो मालिक जो थे ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के एस एस बॉसन, कौन थे आपका नाम, इसके जो मालिक का नाम क्या था ना, बॉस के लिए चाहे मालिक के लिए, एस एस बॉसन जी थे। क्लियर है तक। नेक्स्ट देखिए आप, सुब्बू एक करेक्टर का नाम है जो कि अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। सुब्बू इज द ऑनर नंबर 2, यानी सुब्बू का नाम मालिक नंबर 2 ना का कहा जाता है इस जगह पे एट द जेमिनी स्टूडियो है। यानी जेमिनी स्टूडियो में मालिक नंबर 2 कौन था आपका, सुब्बू नाम का ना व्यक्ति था। बिकॉज माने क्योंकि ही वॉज वेरी हाईली टैलेंटेड, क्योंकि बहुत ज्यादा ये टैलेंटेड ना था, होशियार था, एंड क्रिएटिव, बहुत ज्यादा रचनात्मक था। ये बहुत ज्यादा होशियार तो था ही, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी ना था, इसलिए इसको ना मालिक नंबर 2 कहा जाता है इस जगह पे। यानी कह सकते हैं इस जगह पे कि ये जो आपका एस एस बॉसन के बाद में, एस एस बॉसन के बारे में जो ऑनर नंबर जो 2 था वो कौन था आपका, आपका मिस्टर सुब्बू जो थे, मालिक नंबर 2, ऑनर नंबर 2। दिस टॉपिक हैज बीन टेकन, इस टॉपिक को लिया गया टेकन फ्रॉम दी एक्सपर्ट माई ईयर्स विद बॉस, यानी इस टॉपिक को ना माई ईयर्स विद बॉस से है ना इसको ना लिया गया। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स वगैरह जो थे जो कि आपके सामने ना बता दिए गए। पहले आपको जो बताया गया था इस जगह पे ना, इस जगह पे ना एक जेमिनी स्टूडियो होती है, और जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे होती है आपकी ना, ये होती है आपकी ना चेन्नई में, और चेन्नई में पहली बार फर्स्ट टाइम सेटअप इन 1940 में इसको सेटअप किया गया था। और ये जो जेमिनी स्टूडियो होती है इसके मालिक का नाम क्या होता है, एस एस बॉसन जी होते हैं। ये मालिक या बॉस कह सकते हैं इस जगह पे ना। जो इस जगह पे जो काम करता था उसका नाम था आपका सुब्बू, और सुब्बू को ना मालिक नंबर 2, ऑनर नंबर 2 इसको कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सन इन द जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही आपका होशियार व्यक्ति था आपका ना जेमिनी स्टूडियो के अंदर। ऑनर नंबर 2, ऑनर नंबर 2, क्लियर बात है तक। इस प्रकार से थे। करेक्टर्स देखिए आप, इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो इसमें मेनली काम क्या करते हैं। पहला आ रहा है आपका इस जगह पे ऑफिस बॉय, एक ऑफिस बॉय रहता है इसमें ना, क्या काम रहता है इसका अभी थोड़ी देर हम बता रहे हैं इस जगह पे। कोथा मंगलम सुब्बू, अभी जो सुब्बू आपने जो नाम जो सुना था आपने, उसका नाम पूरा ना कोथा मंगलम सुब्बू था। दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर एस एस बॉसन, जो कि ना कौन था आपका, द ऑनर ऑफ द बॉस या द ऑनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो कि ना मालिक था आपका जेमिनी स्टूडियो को। ठीक है। उसके बाद देखिए जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे लोकेटेड थी आपके ना चेन्नई में, इसी का तो मालिक था आपका एस एस बॉसन। ठीक है। नेक्स्ट वन आगे देखिएगा, ऑफिस बॉय। पहले अपन फर्स्ट करेक्टर ऑफिस बॉय के बारे में अपन जानते हैं। ऑफिस बॉय क्या था, द ऑफिस बॉय हु वर्क्स, यानी जो कहीं काम करता था इन द मेकअप डिपार्टमेंट, ये कहाँ पे काम करता था आपका, ऑफिस बॉय मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है एट द जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है। अप्लाइंग हैवी पैनकेक, यानी मेकअप पैनकेक लगाने का काम करता है, मेकअप टू द क्राउड एक्टर्स हैं, जो क्राउड है ना, एक्टर्स जो होते हैं ना, उन पे क्या करता है ये, मेकअप लगाने का काम करता है। और ब्रांड का नाम क्या है आपको ना, पैनकेक लगाने का काम है ना करता है। क्राउड एक्टर्स, ही हावस ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए स्टार, उसकी ना बेटा एक बनने की ना इच्छा थी, बिकमिंग ए स्टार एक्टर, एक स्टार एक्टर बनने की आशा या उम्मीद थी या उसकी इच्छा थी। डायरेक्टर लिरिक्स राइटर डायरेक्टर लिरिक्स राइटर फिल्म मेकर, ये बनने की उसकी ना इच्छा थी। बट यानी कि लेकिन ही इज फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन ये निराश था बाई हिज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन क्या क्या था इसका ना, इसको बहुत ही कम अवसर मिलते थे। ये जो व्यक्ति जो था आपका ऑफिस बॉय, इस बात से बहुत ज़्यादा निराश रहता था इस जगह पे, क्योंकि ये ऐसा लगता था है ना कि मुझे बहुत कम है ना अवसर मिलते हैं, किसी भी तरह के इसको अवसर नहीं मिलते थे। तो लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसको अवसर नहीं मिलते हैं। एंड ब्लेम्स, इसके लिए दोषी ठहराता है सुब्बू, किसके लिए, किसको दोषी ठहराता है, सुब्बू को है ना दोषी रहना ठहराता है, जो कि ना मालिक नंबर है ना 2 था। फॉर इज परसीव फेलियर्स, यानी अपने फेल होने के कारण को ना पता जब लगाता है इस जगह पे, तो किसको दोषी ठहराता है आपका, जो सुब्बू जो मालिक नंबर जो 2 था, उसको ये दोषी ना ठहराता है। बनना चाहता था स्टार एक्टर, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर और फिल्म मेकर ना बनना चाहता था, बट ही वॉज फेल बिकॉज ऑफ सुब्बू, ऐसा ये मानता था कि मैं सुब्बू की वजह से ना फेल हुआ। ठीक है क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, इतनी ज़्यादा हाईली टैलेंटेड पर्सन नहीं था जितना है ना आपका सुब्बू जो था। ठीक है। नेक्स्ट बंदे की आगे देखिएगा, दूसरा जो कैरेक्टर है आपका कोथा मंगलम सुब्बू। कोथा मंगलम सुब्बू है ना, ये हाईली टैलेंटेड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल
एट जेमिनी स्टूडियो। ये बहुत ही ज़्यादा आपका टैलेंटेड एंड क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा रचनात्मक इंडिविजुअल एट जेमिनी स्टूडियो। ये बहुत ज़्यादा बेटा आपका रचनात्मक व्यक्ति था आपका जेमिनी स्टूडियो के अंतर्गत है ना। कंसिडर्ड क्लोज टू द बॉस, और इसलिए इसको ना बॉस के ना बहुत करीबी ना माना जाता है। एंड सीन एज अ राइजिंग स्टार, और ये इसको ना एक ऐसे कह सकते हैं कि राइजिंग स्टार, ये बढ़ता हुआ स्टार है ना माना जा रहा है इस जगह पे है ना। ही इज एडमायर्ड फॉर हिज मल्टी फेसेटेड एबिलिटीज, उसके बाद बहुत सारी है ना क्या एबिलिटीज है ना थी, इंक्लूडिंग एक्टिंग। उसके पास है ना बेटे इंक्लूडिंग एक्टिंग, एक्टिंग कर लेता था अच्छी से ना, राइटिंग लिख लेता था, एंड डायरेक्टिंग, यानी उनके पास बहुत सारी ना क्या थी है ना, इसके पास बहुत सारी ना एबिलिटीज थी। क्या क्या थी? एक्टिंग कर लेता, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्टिंग, ये सब है ना कर सकता था। इसके पास ये इसकी एबिलिटीज थी। ठीक है, तो कह सकते हैं इस जगह पे ये जो व्यक्ति जो था आपका सुब्बू, ही इज वेरी मल्टी टैलेंटेड इन पर्सन, और इसलिए इसको है ना मालिक नंबर 2 कहा जाता है। और इसको इसका जो मालिक जो होता है एस एस बॉसन, इसके ना बहुत ज्यादा करीबी ना माना जाता है, जो कि कौन था आपका है ना, सुब्बू। करेक्टर नंबर 3 देखिए आप लोग, एस एस बॉसन। एस एस बॉसन कौन था आपका ना, एस एस बॉसन द ऑनर या बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, या जेमिनी स्टूडियो को कौन था बेटा आपका ना, ये ना मालिक था एस एस बॉसन। नंबर 4 देखिए आप लोग, जेमिनी स्टूडियो। द स्टोरी इज सेट एट जेमिनी स्टूडियो, ये जो स्टोरी सेट की गई है वो कहाँ पे सेट की गई है आपके ना, जेमिनी स्टूडियो में सेट की गई है। ए प्रोमिनेंट फिल्म स्टूडियो इन चेन्नई, बहुत ही ज्यादा प्रमुख है ना फिल्म में ना मेकिंग बनाने की ना कंपनी थी इस जगह पे, फिल्म स्टूडियो इन चेन्नई, यानी चेन्नई में, इंडिया। ये कहाँ पर पाई जाती है आपको ना, इंडिया में ना पाई जाती है। तो आपने इस जगह पर देखा कि इसमें मेनली है ना 3 करेक्टर है ना माने जाते हैं इस जगह पे। पहला ऑफिस बॉय, दूसरा आपका सुब्बू, तीसरा आपका होता है आपका एस एस बॉसन, जो कि एस एस बॉसन जो होता है जेमिनी स्टूडियो का ना मालिक होता है, जो कि ना जेमिनी स्टूडियो कहाँ पाई जाती है आपके ना, ये पाई जाती है आपके ना चेन्नई में। 1940 में इसको पहली बार सेटअप है ना किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके क्वेश्चंस जितने भी रहेंगे अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेसन 6, इनके जितने भी जो क्वेश्चंस है ना वो देखिए आप लोग। लेसन 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स है ना, तो आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा देखिए आप इस जगह पे। लेसन 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स है ना, इनके जो भी क्वेश्चंस है रहने वाले वो करेंगे अपन इसके माध्यम से। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इस जगह पे ना, व्हाट डज द राइटर मीन, राइटर का या लेखक का ना क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग, व्हाट डज द राइटर मीन, लेखक का ना क्या अर्थ है। बाय दी फियरी माइजरी, फियरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी जिस जगह पे है ना मेकअप है ना लगाया जाता है उन लोगों को इस जगह पे व्हाट डज द राइटर मीन द फेस फियरी माइजरी। तो फियरी माइजरी का मतलब होता है इस जगह पे आग की पीड़ा कह सकते हैं इस जगह पे ना। देखिए व्हाट डज द राइटर मीन, लेखक का ना क्या अर्थ, बाई द फियरी माइजरी, फियरी माइजरी का मीन्स होता है आग की पीड़ा, यानी लेखक का आग की पीड़ा से ना क्या मतलब है। ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो लोग ना मेकअप बना कर लगाते थे उनके लिए ना इस जगह पे आग की पीड़ा का ना क्या राइटर का क्या उनसे ना मतलब है या अर्थ है। देखिए तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जेमिनी जो स्टूडियो जो थी ना लुक्स लाइक अ हेयर सैलून, ये एक आपकी ये हेयर सैलून की तरह ना दिखाई देती थी। देखिए इधर ये जो आपकी जेमिनी स्टूडियो जो थी इस टाइप से आपकी हेयर सैलून की तरह दिखाई देती थी, जिसके जितने भी जो एंगल्स वगैरह जो होते हैं ना उन सभी एंगल्स पर है ना आपके बड़े बड़े जितने भी जो एंगल्स वगैरह जो होते हैं उनके चारों तरफ है ना क्या पाए जाते हैं आपके ना बड़े बड़े ग्लासेस वगैरह पाए जाते हैं, कांच के ना ग्लासेस पाए जाते हैं। और जो भी जिस जगह पे ना मेकअप ना का करता तो उनकी जो लाइट्स है ना उनकी लाइट्स है ना इस जगह पे इनके है ना सामने का है ना पड़ती, चारों तरफ से ना लाइट्स वगैरह पड़ती, तो इनका बहुत सारी जो लाइट्स है ना उनका है ना सामना क्या करना पड़ता था। तो राइटर का मीन क्या, राइटर का केवल अर्थ इसी जगह पे यही है कि उनको किसका सामना करना पड़ता था, उनको बहुत सारी लाइट्स जो होती है ना उनका सामना ना करना पड़ता था। क्लियर बात है तक। तो क्वेश्चन सही कह रहा था आपसे ना कि व्हाट डज द राइटर मीन, लेखक का क्या अर्थ है। मीन बाय द फियर इमेजरी, जो आग की जो पीड़ा होती थी उससे ना लेखक का क्या अर्थ है इस जगह पे। ऑफ दो सब्जेक्ट टू मेकअप, जो ना मेकअप ना करते हैं उनके लिए। तो देखिए इस जगह देयर वर, आंसर देखिए आप इसका, देयर वर हाफ अ डजन
लार्ज मिरर, वहां पे ऐसे पाए जाते थे उस जगह पे ना कि देयर वर हाफ आ डजन, आधे दर्जन लार्ज मिरर्स है ना, आधे दर्जन बड़े बड़े ना मिरर्स है ना पाए जाते थे, कांच है ना पाए जाते थे। एंड लाइट्स, और है ना लाइट्स पाई जाती थी एट ऑल एंगल्स, यानी सभी किनारों पर चारों तरफ ना क्या पाए जाते थे आपके, आधे दर्जन से भी अधिक मानिए इस जगह पे लार्ज मिरर और लाइट्स ना पाई जाती थी। सो माने इसलिए द पीपल, यानी जो लोग सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो मेकअप ना लगाते थे, हेड टू फेस, उनको सामना करना पड़ता था फेयरी लाइट्स, और उनको बेटे ना बहुत सारी लाइट्स का ना सामना ना करना पड़ता था। थस माने इस प्रकार से, या इसलिए द राइटर मेंशन, इसलिए राइटर ना बताता है द वर्ड्स फेयरी माजरी फॉर द इनकन्वीनियंस ऑफ दोज पीपल, जिससे लोगों को वहां पे जो भी लोग ना मेकअप ना करते थे उन पे ना बहुत सारी ना असुविधाओं का सामना ना करना पड़ता था इस जगह पे, ऑफ दोज है ना पीपल, तो उन लोगों के लिए क्या करना पड़ता था, असुविधाओं ना का सामना ना, बहुत सारे असुविधाओं का सामना ना करना पड़ता था इस जगह पे। तो लेखक इसी के बारे में बताता है कि जो लोग ना उस जगह पे मेकअप करवाने के लिए या करने के लिए जाते थे उस जगह पे ना, तो उनको बहुत सारी लाइट्स का सामना करना पड़ता था, उन क्योंकि उनके चारों तरफ से क्या थी, लाइट्स वगैरह जो थी, आपके चारों तरफ है ना क्या थे उस जगह पे है ना, लाइट्स के साथ साथ है ना आपके जितने भी मिरर है ना होते हैं, मिरर वगैरह लगे हुए थे इस जगह पे। क्लियर है तक? चलेगा, नेक्स्ट वन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का है इस जगह पे, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, यानी कौन सा जो काम है आपका ऑफिस बॉय ने क्या करता है इन द जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो में वो कौन सा कार्य क्या करता है। वाई डिड ही ज्वाइन, और वो शामिल ना क्यों होता है, क्यों है ना ज्वाइन होता है द स्टूडियो, और वो स्टूडियो में ज्वाइन है ना क्यों करता है, ये शामिल है ना क्यों होता है। वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वो निराश है ना क्यों रहता है, और वो निराश है ना क्यों होता है। ठीक है, देखिए इधर, तो इस जगह पर कहा जा रहा है व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, वो कौन सा काम है जेमिनी स्टूडियो में करता है, या क्या काम है जेमिनी स्टूडियो में करता है। वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो को ज्वाइन ना क्यों किया हुआ था। वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, वो निराश ना क्यों था। देखिए, द ऑफिस बॉय अप्लाइड मेकअप, यानी ऑफिस बॉय जो होता है अप्लाइड मेकअप में मेकअप लगाता है अप टू द प्लेयर्स हु प्लेड द रोल ऑफ क्राउड, यानी जो भीड़ का जो रोल निभाते हैं, जो भीड़ का जो रोल निभाते हैं उनके ऊपर क्या करता है, मेकअप लगाने का काम है ना करता है। पहला क्वेश्चन क्लियर आता है। क्वेश्चन से ही कह रहा था इस जगह पे ना कि व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू, ना कौन से काम को करता है इन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में कौन सा काम करता है, तो मेकअप लगाने का काम है ना करता है इन द जेमिनी स्टूडियो के अंदर। ठीक है, दूसरा कह रहा है व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, वो स्टूडियो को ज्वाइन ना क्यों करता है। तो देखिए, ही ज्वाइन द स्टूडियो ईयर्स एगो, यानी सालों पहले क्या करता है बेटा, इस स्टूडियो को ज्वाइन क्या करता है इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, यानी बनने की आशा में, स्टार एक्टर बनने की आशा में, लिरिक्स राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और टॉप स्क्रीन राइटर बनने की आशा में क्या करता है बेटा, ये इस स्टूडियो को ना ज्वाइन करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, वो निराश है ना क्यों था। तो देखिए, ही बिकम डिसअपॉइंटेड, वो निराश है ना था, एज माने क्योंकि ही कुड नॉट अचीव द गोल ही वांटेड, जिसको लक्ष्य को है वो प्राप्त करना का चाहता था उसको प्राप्त नहीं कर सका था, इसलिए क्या हो जाता था बेटा आपका डिसअपॉइंटेड यानी निराशा ना रहता है, ये या निराशा ना हो जाता है। तीनों बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो वो निराश क्यों होता है, क्योंकि वो बनना कुछ चाहता था लेकिन बन पाता नहीं है, इसलिए वो निराश क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे ना कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर्स रेफर्स टू। देखिए, व्हाट इज द एग्जांपल, क्या आपके एग्जांपल यानी उदाहरण है ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका राष्ट्रीय, चाहे तो आप एकता के लिए इस जगह पर, राष्ट्रीय एकता का क्या उदाहरण है इस जगह पे, दैट द ऑथर, जिसके बारे में लेखक रेफर्स टू, जिसके बारे में लेखक ना बताने का काम है ना करते हैं। देखिए, तो क्या राष्ट्रीय एकता का क्या उदाहरण है इस जगह पे, आप ये कह सकते हैं जिसके बारे में लेखक ना बताता है। तो आंसर देखिए आप इसका, ऑथर से ना शेष, ऑथर शेष यानी ऑथर लेखक ना क्या था, दैट माने कि देयर वाज अ ग्रेट डील, देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, लेखक कहता है इस बात को ना, एक बहुत बड़ी संख्या में नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता ना थी इन द जेमिनी स्टूडियो, कहाँ पे ना, जेमिनी स्टूडियो में एक बड़े स्तर की ना एक राष्ट्रीय एकता ना देखी जाती है इस जगह पे ना। ही शेष में वो कहता है कि दैट माने की देयर वर बंगाली, यानी जो राष्ट्रीय एकता में कौन कौन से शामिल होते हैं इस जगह पे, बंगाली, महाराष्ट्रियन, धारवाड़, कन्नडिगा, आंध्र मद्रास, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज एंड लोकल तमिल्स, और कुछ लोकल के ना तमिल्स भी ना पाए जाते थे।
वर्किंग टुगेदर, ये सब लोग मिलकर ना साथ में ना क्या काम करते थे। वर्किंग माने काम करना, टुगेदर माने साथ में काम करते थे। इन द स्टूडियो माने कहाँ पे, स्टूडियो में। दिस सोर्स माने ये दिखाता है नेशनल इंटीग्रेशन, ये क्या दिखाता है आपका, नेशनल इंटीग्रेशन को है ना बताता है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे ना, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। सुब्बू की जो व्याख्या है ना, या उसको जाना जाता है एज मैनी साइडेड जीनियस, यानी उसको ना जीनियस के तौर पर इसको ना जाना जाता है। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, उसकी 4 जो स्पेशल जो एबिलिटीज है उसके बारे में अपन को ना बताना है, ठीक है। तो देखिए आंसर देखिए, सुब्बू वाज ए वर्सेटाइल या मल्टी टैलेंटेड एक्टर। सुब्बू कौन था बेटा आपका, एक मल्टी टैलेंटेड ना पर्सन था या एक्टर था। हिज 4 वन, उसकी 4 स्पेशल एबिलिटीज वर, यानी उसकी जो 4 जो विशेषताएं वो आपकी निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहली कह रहा है इस जगह पे, ही कुड सॉल्व वो एनी ऑफ द प्रॉब्लम, वह किसी भी समस्या का ना समाधान है ना कर सकता था, पहली। दूसरा कह रहा है इस जगह पे कि ही वॉज हाईली क्रिएटिव, ये बहुत ज्यादा रचनात्मक था, वो बहुत ही ज्यादा कैसा था आपका, रचनात्मक ना था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ही कुड गिव डायरेक्शन, वो है ना आपको दिशा दे सकता है, एंड डेफिनेशन, और आपकी ना वो डेफिनेशन दे सकता है इन द फिल्म मेकिंग, यानी फिल्मों को बनाने में आपकी डेफिनेशन और डायरेक्शन भी है ना इसमें बता सकता है या दे सकता है। चार देखिए, ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल, वो हमेशा खुश रहता था, वो हमेशा कैसा रहता था, खुश रहता था। पांच देखिए, ही वॉज अ पोएट, वो कौन था आपका, एक है ना लेखक भी है ना था, ठीक है। तो इसमें आपको 4 विशेषता पूछी गई, लेकिन आपको 5 बता दिए गए, कोई भी आप एक अपने हिसाब से ना हटा सकते हैं, ठीक है। 4 लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके आपको, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए आप लोग। जरा आप इसको पढ़िए, थोड़ा सा ना पानी पीते हैं थोड़ा सा ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे है ना कि हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था। तो मिस्टर एस एस बॉसन वाज द बिग बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी जो आपका एस एस बॉसन जी थे ना, उसको ना आपके जेमिनी स्टूडियो का ना बॉस है ना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हु वाज सुबुस प्रिंसिपल, सुबु का प्रिंसिपल है ना का कौन था। तो द ऑनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो का जो आपका मालिक जो था मिस्टर एस एस बॉसन ही थे आपके, वाज द प्रिंसिपल ऑफ जेम, प्रिंसिपल ऑफ सिब्बू, जो कि ना कौन थे बेटा आपके ना, सिब्बू के ना प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो मालिक है ना, मालिक कह लीजिए चाहे अपना बॉस कह लीजिए, बात देखिए इस जगह वो कौन थे आपका ना, एस एस बॉसन जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इस जगह पे ना, वाई वाई दी ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेट, ऑफिस बॉय ना फ्रस्ट्रेट है ना क्यों था, या निराश है ना क्यों था। हु माने कौन, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, वो अपनी गुस्सा ना किस पे उतारता है। देखिए, तो फ्रस्ट्रेट इसलिए था कि बनना वो चाहता था इस जगह पे ना, एक्टर डायरेक्टर लिरिक्स राइटर ये सब बनना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं पाता, इसलिए कैसा हो जाता है आपका, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब वो अपनी गुस्सा किस पे उतारता है, तो वो अपनी गुस्सा उतारता है सुब्बू पर, द स्टार ऑफ दोज डेज, क्योंकि वो उस टाइम का कौन था, स्टार था, इसलिए क्या होता है उस जगह पे ना, ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा उससे ना थोड़ा जलता था, जेलियसली का होता था इस जगह पे, ऐसे ही बोल सकते हैं इस जगह पे। तो देखिए, द ऑफिस बॉय हैड ज्वाइंट, ऑफिस बॉय ज्वाइन करता था स्टूडियो, ये स्टूडियो को ज्वाइन करता है ईयर्स एगो, यानी सालों पहले, इन द होप ऑफ माने, इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार, यानी बनने की आशा में क्या करता था, इस स्टूडियो को ज्वाइन करता था। ए स्टार क्या, एक स्टार एक्टर बनने की आशा में, एक स्टार एक्टर बनने की आशा में इस स्टूडियो को ज्वाइन क्या करता था। ही वॉज एजुकेटेड, यानी पढ़ा लिखा हुआ इंसान था, एंड फेल्ट सोचता था दैट इज टैलेंट, यानी उसका जो टैलेंट है उसको ऐसा लगता था कि दैट इज टैलेंट इज बीइंग बेस्टेड वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट, यानी इस डिपार्टमेंट, उसको ऐसा लगता था कि इस डिपार्टमेंट में काम करके मेरा जो टैलेंट है कैसा हो रहा है ना आपका, बेस्ट है ना हो रहा है इस जगह पे, ऐसा उसको लग रहा था कि व्यर्थ है ना हो रहा है इस जगह पे। दैट वाज सुटेबल ओनली फॉर बारबस, और जिस काम को मैं कर रहा हूँ केवल वो नाइयों के लिए ना, इसको ना सुटेबल ना माना जाता है, ऐसा उसको लगता था।
ही सोड माने वो दिखाता है, हिज एंगर माने अपनी गुस्सा को दिखाता है, ऑन शिबू किस पे दिखाता है, वो अपनी गुस्सा शिबू पर ना दिखाता है। द स्टार ऑफ दोज डेज, वो उन दोनों को कौन था, आपका स्टार था, और उसी पे क्या दिखाता है, ये अपनी गुस्सा को दिखाने का काम है ना करता है। क्लियर बात है तक, चलेगा। नेक्स्ट वन देखिए। व्हाट कॉज द लेक ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट कॉज द लेक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है संवाद, लेक का मीन्स होता है कमी, तो संवाद की ना कमी का ना क्या कारण था, बिटवीन माने के बीच में, बिटवीन इंग्लिश मैन यानी जो अंग्रेज जो था उसके बीच में संवाद की कमी का क्या कारण था। एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो के लोग और अंग्रेजों के बीच में या अंग्रेज के बीच में संवाद की कमी का कारण है ना क्या था, ये था क्वेश्चन है ना। तो देखिए इधर संवाद की कमी का कारण ऐसे भी बोल सकते हैं इस जगह पे, तो उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, इस टाइप से ही बोल सकते हैं इस जगह पे। तो देखिए आंसर है ना, द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, यानी पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के जो लोग जो थे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द इंग्लिश मैन सेइंग, यानी जो अंग्रेज जो इंसान जो था बेटे ना, जो कि ना गया था उनके पास में है ना, वो क्या कह रहा है इसके बारे में, इस चीज़ को ना बेटा जो भी जो आपके जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो बिल्कुल भी ना समझ नहीं सकते थे। देयर वाज लेक ऑफ कम्युनिकेशन, उनके बीच में ना संवाद की ना कमी थी, देयर वाज लेक ऑफ कम्युनिकेशन, उनके बीच में संवाद की ना कमी थी, बिटवीन देम एंड उनके बीच में, बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, नो वन न्यू, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था, दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये किसके बारे में या क्या बात है ना कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी ना नहीं जानता थे। तो जेमिनी स्टूडियो में क्या था, वो जो उनके बारे में, उनके ऐसे भी बोल सकते हैं इस जगह पे, उनकी जो लैंग्वेज थी ना डिफरेंट टाइप की नहीं थी, और उसी लैंग्वेज के कारण से इनमें का आपस में ना संवाद या कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था। जब तक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था इस जगह पे, तो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग हैं ना जो थे, इसकी बातों को बिल्कुल भी ना समझ पा नहीं रहे थे, इसलिए उनके बीच में क्या था, लेक ऑफ कम्युनिकेशन रहना था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग होना, यानी लॉयर ने किस प्रकार से अलग थे फ्रॉम दी अदर्स, यानी अन्य लोगों से एट जेमिनी स्टूडियो, यानी जो लॉयर्स वगैरह जो थे, वकील वगैरह जो थे, वो जेमिनी स्टूडियो के जो अन्य लोगों से किस प्रकार से भिन्न थे या अलग है ना थे। ठीक है, देखिए अब, तो द लॉयर वॉज मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, यानी जो लॉयर वगैरह जो होते थे ना वो स्टोरी डिपार्टमेंट के सदस्य ना थे। ही वियर वन पहनते थे लॉन्ग धोती एंड खादी कुर्ता, लेकिन लॉन्ग धोती और खादी कुर्ता वो पहनते थे। वाइल माने जबकि, ही यूज टू वियर, जबकि वो पहना करते थे ट्राउजर्स, क्या पहनते थे जबकि ना वो, ट्राउजर्स शर्ट एंड अ टाई, यानी वो आपके ट्राउजर शर्ट और एंड टाई पहनते थे। ये ड्रेसिंग सेंस, उनका जो पहनने का जो तरीका था, ये ड्रेसिंग सेंस मेड एम डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, और जो अन्य लोगों से क्या बनाता है, जो पहनने का जो तरीका होता है या पहनावे का जो तरीका जो था उनका, वो थोड़ा अलग था या डिफरेंट था। इसलिए क्या होता था इस जगह पे, जो लॉयर्स वगैरह जो थे उनके पहनावे से ना ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा था। इसलिए कह सकते हैं इस जगह पे जो अन्य जो लोग थे उनसे, जो आपके लॉयर्स जो थे वो है ना अलग थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करा इस जगह पे कि वाई वाज दी मोरल रीआर्मामेंट आर्मी MRA वेलकम्ड एट द स्टूडियो। इस जगह पे ऐसा कह रहा है इस जगह पे कि जो MRA है ना, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो, जो MRA है ना, MRA का स्वागत जेमिनी स्टूडियो में किया गया था। तो जेमिनी स्टूडियो में उसका स्वागत है ना क्यों किया गया था, ये बात क्लियर आता है। ये था क्वेश्चन है ना। आंसर क्या है इस जगह पे, ऑल द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, यानी जो जितने भी जो लोग थे आपके जेमिनी स्टूडियो के, जितने भी जो लोग थे, ऑल द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो वर अपोज, यानी वो खिलाफ थे टू कम्युनिज्म, यानी वो किसके खिलाफ थे आपका ना, एक साम्यवाद चल रहा था, साम्यवाद के जितने भी जो लोग है ना थे जेमिनी स्टूडियो के, सब ना खिलाफ थे। फ्रैंक बुचमैन्स, यानी फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वाज अ पार्ट, यानी वो एक हिस्सा थी ऑफ ग्लोबल कैंपेन, यानी एक वैश्विक स्तर पर हिस्सा थी अगेंस्ट माने के खिलाफ, अगेंस्ट कम्युनिज्म,
वो भी ना साम्यवाद के ना ये खिलाफ थी। उसका ये लोग कौन थे बेटे ना, जो फ्रैंक बुशमैन जो थे उसके ना एक हिस्से था, वो भी एक एक पार्ट थे यानी हिस्सा था उनका भी ना ग्लोबल कैंपेन में। सो माने इसलिए दे कुड नॉट फाइंड, सो इसलिए दे कुड नॉट फाइंड अ बेटर होस्ट, इसलिए उनको एक बेटर होस्ट नहीं मिल पा रहा था इन इंडिया, माने इंडिया में उनको बहुत अच्छा होस्ट नहीं मिल पा रहा था देन द जेमिनी स्टूडियो, और जेमिनी स्टूडियो के अलावा या जेमिनी स्टूडियो से अच्छे उनको कोई भी होस्ट नहीं मिल पा रहा था इन इंडिया में। दे माने दे वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियो, इसलिए क्या करते हैं बोलो, जेमिनी स्टूडियो पे क्या करते हैं, उनका स्वागत है ना करते हैं। ठीक है, क्लियर बात ना था। क्योंकि वो जो लोग जो थे आपके अंग्रेज लोग, ऐसे ही बोल सकते हैं इस जगह पे, एमआरए एक नाम दिया गया था, फ्रैंक बुशमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, जो कि ना किसके खिलाफ थी ना, साम्यवाद के खिलाफ थी। ऊपर से जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, वो भी है ना खिलाफ होते हैं। तो उनको कोई भी है ना होस्ट करने के लिए इंडिया में मिल नहीं रहा था, इसलिए क्या होता है वो उनका स्वागत है ना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बंदे की आपको क्वेश्चन है ना 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है आपसे ना इस जगह पे कि हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, यानी स्टूडियो में हु का मीन्स होता है आपका कौन, हु वाज द इंग्लिश विजिटर, यानी इंग्लिश विजिट है ना करने वाला व्यक्ति ना कौन था, यानी कौन सा जो अंग्रेज है ना जो भ्रमण करने के लिए आया हुआ था टू द स्टूडियो, माने कौन, आपका जो स्टूडियो जो थी जेमिनी स्टूडियो में, उसमें कौन सा अंग्रेज ना भ्रमण करने के लिए आया हुआ था। तो देखिए इस जगह पे द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज अ पोएट, वो कौन था बेटा आपका ना, एक है ना पोएट था जो कि ना भ्रमण करने के लिए आया हुआ था। द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज अ पोएट, यानी एक लेखक है ना था, हु वाज आल्सो द एडिटर, जो कि ना कौन था बेटा आपका, एक एडिटर भी है ना था। द एनकाउंटर्स है ना, जो कि बेटा आपका द एनकाउंटर्स नाम की है ना जो आपकी एक किताब कह सकते हैं इस जगह पे, उसका एडिटर भी है ना था। स्टीफन स्पेंडर एंड 6 प्रोमिनेंट एथर, वो कौन थे बेटा आपका ना, एक तो आपके स्टीफन स्पेंडर थे एंड 6 यानी 6 प्रोमिनेंट ऑथर्स भी कह सकते हैं इस जगह पे, जो प्रमुख है ना लेखक भी है ना थे। ठीक है, जो कि विजिट करने के लिए कहाँ पे आते हैं, स्टूडियो में ना आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इस जगह पे आपसे ना कि वाई इज द इंग्लिश मैंस विजिट, यानी जो इंग्लिश मैन कह सकते हैं इस जगह पे, या ऐसे ही बोल सकते हैं इस जगह पे, जो आपका जो अंग्रेजों का जो व्यक्ति जो था, अंग्रेजों का जो व्यक्ति जो था, वाई इज द इंग्लिश मैन विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसको ना एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री ना क्यों कहा जा रहा है इस जगह पे। अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री का मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं इस जगह पे ना एक रहस्य, उसको ना एक रहस्य के तौर पर ना उसको क्यों देखा जा रहा है इस जगह पे ना, ये बोल सकते हैं इस जगह पे ना। तो उस जगह पर रहस्य इसलिए था इस जगह पे क्योंकि वहाँ के जो लोग थे एकदम से डिफरेंट टाइप टाइप के ना थे। तो वहाँ पे एकदम डिफरेंट टाइप के ना लोग थे इस जगह पे ना आपके, कहाँ पे, जेमिनी स्टूडियो के अंतर्गत। देखिए एक मिनट थोड़ा सा रुकिए आप। क्वेश्चन कह रहा था आपसे व्हाई इज द इंग्लिश मैन रेफर्ड विजिट टू द स्टूडियो, उसको एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री ना क्यों कहा गया था। तो देखिए इस जगह पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था आपसे ना कि व्हाई इज द इंग्लिश मैंस विजिट, यानी इंग्लिश मैन ने जो अंग्रेज की जो यात्रा जो थी, रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं उसको ना एक रहस्य ना क्यों माना जाता है, यानी जो अंग्रेजों का जो एक व्यक्ति जो विजिट करने के लिए आया हुआ था उसको ना एक रहस्य ना क्यों माना जाता है। ये बात क्लियर आता है। देखिए अब, तो रहस्य इसलिए मान सकते हैं इस जगह पे क्योंकि उनकी जो सोच थी वो डिफरेंट थी, और उसका किसी को नाम है ना आज तक है ना पता नहीं था, उसका किसी को नाम नहीं पता था, जिसकी वजह से उनको दिक्कत ना आ रही थी इस जगह पे। तो देखिए इस जगह पे द ऑडियंस, यानी ऑडियंस का मतलब होता है जो जनता जो सुन रही थी उसको ना, वहाँ की जनता जो जेमिनी स्टूडियो की जो थी एट जेमिनी स्टूडियो कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो बिल्कुल भी समझ नहीं सकती थी व्हाट द इंग्लिश मैन वाज सेइंग, यानी जो अंग्रेज लोग ना क्या कह रहे थे इस बात को वहाँ की जनता जो थी, जो ऑडियंस है ना जो थी, इसको बिल्कुल यहाँ समझ नहीं सकते थे जेमिनी स्टूडियो के लोग।
दे ऑल आर डेज्ड, दे ऑल आर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, वो एकदम आश्चर्य हो गए थे, एंड साइलेंट, और एकदम चुपचाप हो गए थे ऑडियंस, और वहाँ की जितने भी जो ऑडियंस जो थी वो एकदम साइलेंट एंड यानी बेटा आश्चर्यचकित ना हो गए थे। हिज एक्सेंट वॉज एन ऑब्स्टिकल इन अंडरस्टैंडिंग, यानी उनकी जो सोच जो थी, यानी जो भी है ना कह रहे थे है ना, उनकी जो सोच जो थी ना एक है ना बाधा बन गई थी, या उनकी जो समझदारी जो थी या समझने का जो तरीका था वो एक बाधा है ना बन गया था। वॉट ही वॉज सेइंग हिज, कि वो ना क्या कह रहे हैं इस बात में ना वो बाधा है ना हो गई थी, उनकी लैंग्वेज या उनकी जो भाषा जो थी ना वो बाधा बन गई थी। हिज स्पीच, उनका जो भाषण जो था, लास्टेड इन एन हावर, यानी उनका जो भाषण है ना 1 घंटे में लास्ट है ना खत्म हुआ। द ऑडियंस, वहाँ की जो जनता जो थी, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है आपका तितर बितर हो जाना, यानी वहाँ की जो जनता जो थी आपकी तितर बितर हो गई थी, इन अटर बेफलमेंट है ना, समझने की वजह से वहाँ की जनता कैसे हो जाती है आपकी ना तितर बितर का हो जाती है। सो माने इसलिए हिज विजिट, इसलिए उनकी जो विजिट जो थी वाज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, इसलिए वहाँ की जो विजिट वगैरह जो लोग है ना करते हैं उस जगह पे अंग्रेज लोग है ना, इसलिए उनको ना एक है ना रहस्य ना माना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग वगैरह जो होते हैं, वहाँ के लोग है ना कौन कौन से होते हैं इस जगह पे, ऐसे बोल सकते हैं इस जगह पे वहाँ के जो लोग जितने भी जो होते हैं वो उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए क्या होता है वहाँ पे ना लेक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया था, कमी हो गई थी इस जगह पे। इसलिए क्या होता है कि वो लोग जो दूर दूर है ना भागते हैं, और उनमें किसी भी प्रकार से ना समझदारी ना नहीं थी, समझ नहीं सकते थे उनकी बातों को, इसलिए उसको ना एक रहस्य के तौर पर ना देखा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए इस जगह पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इस जगह पे कि हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर, एंड डिस्कवर का मतलब होता है आपको खोज करना, यानी लेखक है ना कैसे क्या खोज करता है। हु माने कौन, हु द इंग्लिश विजिटेड टू द स्टूडियो, के स्टूडियो में आपके जो इंग्लिश विजिट यानी आपका जो अंग्रेज लोग है ना, कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा अंग्रेज लोग जो कि ना आपके स्टूडियो में ना आया हुआ था, इस बात की जो लोग लेखक है ना कैसे ना खोजना ना करता है इस जगह पे। तो देखिए इस जगह पे आंसर, वेन द ऑथर वेंट आउट, जब है ना लेखक है ना वेंट आउट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जब लेखक है ना बेटा आपका ना जेमिनी स्टूडियो के ना बाहर जाता है, ही वांटेड मनी यानी पैसा चाहता है, एंड ही वाज इंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्ट था इन अ कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता में ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश पीरियडिकल, यानी जो आपके अंग्रेज लोगों का एक जो विभाग होता है ब्रिटिश पीरियडिकल है ना, उसके जो कॉन्टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना वो उसका जो आयोजन करता कौन होता है, आपके ब्रिटिश पीरियडिकल होते हैं। तो उसमें क्या होता है वो ना जो आपका जो लेखक होता है इस जगह पे ना उसको थोड़ा कॉन्टेस्ट में ना थोड़ा इंटरेस्ट क्या होता है, द एनकाउंटर, द एनकाउंटर थी उस जगह पे, द एनकाउंटर ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था अबाउट द पीरियडिकल, माने वो इस विभाग के बारे में यानी इस पत्रिका के बारे में वो जानना चाहता था, जिसका नाम क्या था आपका ना द एनकाउंटर था। सो माने इसलिए ही वेंट, इसलिए वो जाता था, इसलिए गया था टू ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, इसलिए वो कहाँ पे गया था आपका ब्रिटिश की एक लाइब्रेरी थी उसमें ना गया था। वेयर ही सो, जहाँ पे उसने देखा द प्रिंट्स ऑफ द एनकाउंटर्स, यानी जहाँ पे जैसे ही ना वो जाता है उस जगह पे ना ब्रिटिश के पीरियडिकल विभाग में, तो वहाँ पे ना प्रिंट्स देखता है, छपी हुई प्रिंट है ना चिन्ह है ना देखती है। एंड माने और ही सॉ, यानी वो देखता है द एडिटर्स नेम, और भी क्या देखता है बेटा आपका एडिटर का नाम भी ना देखता है। ठीक है, विच वाज स्टीफन स्पेंडर, जो कि ना कौन था आपका स्टीफन स्पेंडर ना था। जैसे ही उस जगह पर ना ब्रिटिश के पीरियडिकल विभाग में ना जाता है, तो वैसे ही है ना उस विभाग के बारे में जानने जाता है, वैसे ही उस जगह पे ना उसका एनकाउंटर नाम देखता है, ऑथर का भी नाम देखता है, जो कि ना कौन था आपका स्टीफन स्पेंडर था। द इंग्लिश मैन, यानी जो अंग्रेजों का जो इंसान जो आया हुआ था इंग्लिश मैन, हु माने जो हु विजिटेड द स्टूडियो, जो आपका स्टूडियो में विजिट करने के लिए ना आया हुआ था, जिसका नाम क्या था आपका स्टीफन स्पेंडर। क्लियर बात आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, क्या लोगों का, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो यानी जेमिनी स्टूडियो के जो लोग जो थे, हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, देखिए ऐसा करा इस जगह पे कि जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे क्या उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनका लेना देना या जुड़ा हुआ था या नहीं था। देखिए इस जगह पर तो उनका किसी प्रकार से है ना कोई भी ना किसी प्रकार से उनका किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, ज़्यादातर जो जेमिनी स्टूडियो के जो जो लोग जो थे बोर माने पहनते थे खादी, क्या पहनते थे बेटे ना खादी एंड वर्शिप्ड, खादी पहनते थे एंड वर्शिप्ड गांधी, और गांधी को ना मानते थे या उनकी पूजा भी करते थे।
बियॉन्ड दैट माने इसके बावजूद दे हैड नो एफ लाइसेंस, इसके बावजूद उनका किसी प्रकार से जुड़ाव नहीं था फॉर पॉलिटिकल एंड राजनीतिक थॉट्स ऑफ एनी काइंड, और इसके बावजूद भी उनका किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनका कोई भी जुड़ाव है ना नहीं था। ठीक है, तो उनका किसी प्रकार से कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, वो खुद अपने आप में ना मस्त थे और हमेशा शांत स्वभाव के ना व्यक्ति है ना माने जाते थे इस जगह पे जेमिनी स्टूडियो के लोग है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 और ये लास्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कह रहा है इस जगह पे ना कि व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ट रेफर्स टू, यानी द गॉड दैट फेल्ट रेफर्स टू, इसके बारे में ना लेखक ना क्या बताता है देखिए। तो इट इज द टाइटल, यानी एक टाइटल होता है ऑफ द बुक, यानी ये एक बुक का ना शीर्षक ना होता है इन विच माने जिसमें देयर वर ऐसे, जिसमें ना ऐसे थे रिटन बाय 6 प्रोमिनेंट ऑथर, यानी इसमें क्या थे जिसमें ना ऐसे वगैरह थे और जिसको ना 6 प्रोमिनेंट ऑथर के द्वारा लिखा गया था। दे हैड डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब ना करते हैं इन देम माने इसमें देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, यानी ये क्या करते हैं इस जगह पे ना किसी प्रकार से जो कम्युनिज्म की बेटा जो जर्नी जो थी एंड डिसइल्यूजन एंड रिटर्न, और इनके जो वापसी के बारे में और कम्युनिज्म के बारे में ये क्या करते हैं इसमें ना डिस्क्राइब ना करते हैं। ये बात क्लियर है ना? तो ये एक बुक का ना टाइटल था द गॉड दैट फेल्ट रेफर्स टू, ये क्या बताता है, ये एक आपके एक टाइटल होता है जिसमें ना आपको 6 प्रोमिनेंट ऑथर के द्वारा इसमें ऐसे ना लिखे गए थे, जिस इस किताब के माध्यम से ये अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। क्लियर बात है? ठीक। तो किस प्रकार से इनके जो मोह भंग हो जाते हैं इस जगह पे, तो ये इस मोह भंग के बारे में भी इस किताब के माध्यम से ना बताने का काम है ना करते हैं। ठीक है, द गॉड दैट फेल्ट रेफर्स टू। ये आपके इस चैप्टर के जितने भी जो क्वेश्चंस वगैरह जो थे आपके 15 आपके हो चुके हैं आपके टोटली पूरे। ठीक है, इसमें आपके जो मेनली जो की पॉइंट्स वगैरह हैं आप इन पर थोड़ा सा अधिक से अधिक ना ध्यान दीजिएगा। ये आपको जो की पॉइंट्स है ना इनके कैरेक्टर्स वगैरह, इनके कैरेक्टर्स के क्या वर्क है ना थी, क्या काम थे, इनको थोड़ा सा अच्छे से देखिए आप लोग। सुब्बू कौन था आपका, ऑफिस बॉय कौन था आपका, ये इसके की पॉइंट्स है ना। अगर आपको अबाउट दी ऑथर से ना नहीं जानना है, आपको की पॉइंट्स से काम चल सकता है आपका, तो की पॉइंट्स आप लोग है ना थोड़ा थोड़ा ना फिर लीजिए आप लोग। इसमें आपको जो भी पॉइंट्स है ना दिए गए अशोक मित्रन के बारे में और ऑफिस बॉय के बारे में सुब्बू के बारे में, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से फिर जो भी हाईलाइटेड इस जगह पे हाईलाइट करिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हाईलाइट करके दी गई है आपको है ना, तो इन पर थोड़ा सा अधिक से अधिक ना ध्यान दीजिएगा आपको, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाले हैं, क्योंकि इनमें से आपकी एक्सट्रैक्ट ना बनेगी। ठीक है, इन पॉइंट्स के आधार पर क्या बनेगी आपकी एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगी, जो कि आपके 2024-25 के लिए ना मोस्ट ना मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका लेसन 6 कंप्लीट हुआ, पोएट्स एंड पैनकेक्स, और आपसे आगे मुलाकात होती है लेसन 7 में द इंटरव्यू, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपकी मुलाकात होगी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आपसे थोड़ा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं आपको आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।